हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है फिजिक्स सॉल्यूशन का, जो एच टेट टीजेटी साइंस 2021 में जो हुआ था। तो इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल कैटल हैज टू हीटिंग कोयल्स। मतलब इलेक्ट्रिकल कैटल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती है, उसके अंदर दो हीटिंग कोयल्स है। मतलब दो हीटिंग कोयल लगा रखी है उसमें। हीटिंग कोयल्स क्या होती है? जिनका रेजिस्टेंस हो। जैसे स्प्रिंग टाइप की नहीं लगाते हम पानी को गर्म करने के लिए, उसके अंदर स्प्रिंग टाइप, जैसे एक कोई स्प्रिंग ले लो, उस स्प्रिंग के दोनों एंड को वायर से जोड़ दो। एक वायर को एक एंड से जोड़ दो, दूसरी वायर को दूसरे एंड से जोड़ दो, तो उसमें से क्या जाएगा? करंट जाएगा, और करंट के जाने से हीट जनरेट होगी, और वो हीट आपके पानी को क्या कर देगी? गर्म कर देगी। जैसे आपने राड यूज करी होगी घरों में, राड, ठीक है ना, जो तुम पानी को गर्म करने के लिए बाल्टी में डालते थे, तो वही क्या है? आपकी हीटिंग कोयल है। तो ऐसे ही वो तो क्या हो गया? हमारा नॉर्मल तरीका हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिकल कैटल के अंदर दो हीटिंग कोयल अंदर ही है उसके। when one of the coil is connected to an alternating current, मतलब जब वन ऑफ द कोयल, मतलब उनमें से एक कोयल को जब अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ा जाता है, सोर्स द वाटर इन द कैटल बॉइल्स इन 10 मिनट। मतलब 10 मिनट में वो कैटल के अंदर जो पानी है उसको बॉयल कर देती है। मतलब जो कोयल फर्स्ट है वो कितना टाइम लेती है बॉयल करने में? 10 मिनट लेती है। और व्हेन द अदर कोयल इज यूज्ड, मतलब जब दूसरी कोयल को यूज किया जाता है, तो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टेक 15 मिनट्स इन बॉयल। मतलब जो दूसरी कोयल है वो कितना टाइम लेती है? 15 मिनट लेती है उस पानी को बॉयल करने में, सेम क्वांटिटी के। मतलब एक इलेक्ट्रिकल केटल में दो हीटिंग कोयल है, एक को यूज किया जाता है तो 10 मिनट में पानी गर्म हो जाता है, और उतने ही पानी को अगर दूसरी कोयल से गर्म करेंगे तो 15 मिनट लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि मान लेते हैं इन चारों कंटेनर में सेम पानी है। जब हमने एक कोयल फर्स्ट को यूज किया, कोयल फर्स्ट ने कितना टाइम लिया? T1। मतलब ये कोयल थी, इसको इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ करके आपने इसके अंदर डाल दिया, तो इसने T1 टाइम लिया इसको बॉयल करने में। और दूसरी कोयल ने कितना टाइम लिया? T2 टाइम लिया। तो फिर ये कहता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, मतलब कितना टाइम लेगा फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बॉयल। मतलब कितना टाइम लेगा उतनी ही क्वांटिटी को बॉयल करने में, अगर आपने वो कोयल्स को पैरेलल में जोड़ दिया तो। मतलब वो कोयल जो थी, दो अलग अलग कोयल जो हम ले रहे थे, कि मान लो एक ये कोयल है, इस कोयल से T1 टाइम में वो पानी गर्म हो जाता है, और इस कोयल से T2 टाइम में पानी गर्म हो जाता है। लेकिन अगर हम उनको दोनों को पैरेलल में लगा के इलेक्ट्रिसिटी दें और उतने ही पानी को गर्म करें, तो कितने टाइम में गर्म हो जाएगा? या फिर इन दोनों को सीरीज में लगा के उनसे हम पानी गर्म करें सेम क्वांटिटी, तो कितने टाइम में वो गर्म हो जाएगा या बॉयल हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में जो है पैरेलल में लगा के पूछ रहा है। लेकिन मैं इसको जनरलाइज तरीके से करा देता हूं कि अगर आप इन दोनों कोयल को पैरेलल में लगा के देखो, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, और इसके अंदर डालोगे, मान लेते हैं टाइम लिया T, और अगर हम इनको सीरीज में लगा के करते हैं तो टाइम लिया T। तो जब हम इनको पैरेलल में लगा के करते हैं, तो ये जो T टाइम है वो कैसे निकलेगा? 1/T इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2। तो जब पैरेलल की बात करें तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। फर्स्ट कोयल ने इतना टाइम लिया, सेकंड कोयल ने इतना टाइम लिया, जब आपने दोनों को पैरेलल में लगाया तो टाइम लगा T। वो इस फॉर्मूले से निकलेगा। लेकिन जब आप उनको सीरीज में लगाओगे, तब जो टी टाइम लगेगा वो होगा दोनों का डायरेक्ट सम, T1 प्लस T2। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? सभी केसेस में पानी क्या हो? सेम। जितना पानी फर्स्ट कोयल ने बॉईल किया उतना ही पानी सेकंड कोयल करेगी, दोनों, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी उतना ही वाटर को बॉयल करेगा। तो यहाँ पर जो हमें T1 गिवन था वो 10 मिनट गिवन था, और जो T2 गिवन था वो आपको 15 मिनट गिवन था। तो आपको क्या निकालना है? T निकालना है। किस केस में? पैरेलल के केस में। तो कैसे निकालेंगे? 1/T इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, और ये 30 को 10 से डिवाइड करेंगे
तो ये 3 पे जाएगा और ये 2 पे, तो ये 5 + बाय 30 हो जाएगा। तो ये टी किसके बराबर आएगा, 1/t 5/30 आया है। तो 5 से ये 6 कट जाएगा तो 1/6 आ गया। तो 1/t 1/6 है तो टी कितना आएगा, 6 मिनट आएगा। मतलब 6 मिनट में वो पानी बॉयल हो जाएगा जब आप उनको पैरेलल में जोड़ोगे तब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए इज द राइट आंसर होगा। तो आपको ये जो दो फॉर्मूले हैं ये याद रखने हैं कि दो हीटिंग कोयल है, एक कोयल T1 टाइम में बॉयल करती है, दूसरी कोयल T2 टाइम में बॉयल करती है। तो अगर हम उनको पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितने टाइम में बॉयल करेगी, वो T ऐसे निकलेगा। अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो कितने टाइम में बॉयल करेगी, वो ऐसे निकलेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए रेनबो हैज ए सर्कुलर शेप। मतलब जो हम रेनबो देखते हैं जब बारिश हो रही हो या बारिश हो चुकी हो और सन हमारा राइज कर रहा हो, तब वो हमें रेनबो दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। उसकी कुछ कंडीशन है कि रेनबो हमें कब दिखाई देगा, जब बारिश हो चुकी हो या हो रही हो और सन राइज करे तब हमें रेनबो दिखाई देता है। और रेनबो हमें सर्कुलर शेप में दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, अर्थ जो है स्फेरिकल है, या रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, सन इज स्फेरिकल, आवर आईज आर स्फेरिकल। तो इसका राइट आंसर है कि रेन ड्रॉप्स जो होती है वो स्फेरिकल होती है, इसलिए आपका जो रेनबो है वो सर्कुलर शेप में होता है और हमें सर्कुलर शेप में दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी इज द राइट आंसर है, जिसमें जो रेन ड्रॉप्स है वो स्फेरिकल होती है, इसलिए आपको रेनबो जो है सर्कुलर शेप का शो होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, जो मैग्नीफाई करके दे इमेज को। तो जो फोकल लेंथ है मैग्नीफाइंग ग्लास की वो 2.5 सेंटीमीटर है। मतलब ये आपको एफ गिवन है फोकल लेंथ। इट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो कितना मैग्नीफाई कर पाएगा ऑब्जेक्ट को, 2.5 टाइम्स कर पाएगा, 10, मतलब उसकी मैग्निफिकेशन पूछ रहा है। मैग्निफिकेशन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट का साइज अगर कुछ है तो इमेज को वो कितने टाइम्स करके देगा। मैग्नीफाई का मतलब है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज कितने टाइम्स होगा, कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज h है तो इमेज की जो साइज है वो कितने टाइम्स होगी। मैग्नीफाइंग ग्लास है तो ये बात तो श्योर है कि वो मैग्नीफाई करके देगा, उस इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। तो वो कितना बड़ा करके दिखाएगा, अगर उसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 2.5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर क्या है कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है ऑफ ए सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस जो है सिंपली एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो बड़ी करके देता है इमेज को, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं इसको। इज गिवन बाय m इक्वल टू 1 + d/f। जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप आपका क्या होता है, जस्ट अ कन्वेक्स लेंस होता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आपका जस्ट अ कन्वेक्स लेंस होता है, क्योंकि वहां पर हम एक कन्वेक्स लेंस ही यूज करते हैं और वो इमेज को बड़ी करके दिखाता है। तो वो ये है कि मैग्नीफाइंग पावर जो है किसी भी सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंपल मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग का मतलब मैग्नीफाई करके दे, बड़ी करके दे इमेज को, तो वो एक जस्ट एक कन्वेक्स लेंस ही होता है। इज गिवन बाय m इक्वल टू 1 + d/f। यहाँ पर d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब वो कम से कम दूरी क्या है जहां से हम क्लियर देख सके, वो होती है 25 सेंटीमीटर। और f क्या है, फोकल लेंथ है मैग्नीफाइंग ग्लास की। तो आपको f कितना गिवन है, f हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर। तो जो मैग्नीफाइंग पावर आएगी वो m किसके बराबर आएगी, 1 + d कितना है, 25 सेंटीमीटर, और f कितना है 2.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 1 + 25, और ये क्या लिखा जाएगा, 2.5 को हम 25 और 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 25 से 25 कट जाएगा, तो 1 + 10,
तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आएगी 11। मैग्नीफाइंग पावर 11 आई, इसका मतलब क्या है, वो इमेज को 11 टाइम्स करके देगा ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। मतलब ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में इमेज का साइज 11 टाइम्स होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। कि जो मैग्नीफाइंग पावर है, वो मैग्नीफाइंग पावर क्या है कि कितना मैग्नीफाई करके देगा ऑब्जेक्ट को, वो ही होती है। तो ये कितना मैग्नीफाई करके देगा ऑब्जेक्ट को, 11 टाइम्स मैग्नीफाइंग करके देगा। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1+d/f। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की भी क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर होती है। मतलब जस्ट एक कन्वेक्स लेंस या फिर एक मैग्नीफाइंग ग्लास की ये क्या होती है, मैग्नीफाइंग पावर होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन व्हेन एन ऑक्सीजन एटम बिकम एन ऑक्सीजन आयन। मतलब ऑक्सीजन जो एटम है वो ऑक्सीजन आयन बन गया। मतलब ऑक्सीजन जो एटम है वो आपका ऑक्सीजन आयन बन गया। ऑक्सीजन आयन बन गया तो उसने इलेक्ट्रॉन को, देखो ऑक्सीजन O है, उससे वो O- बन गया होगा या O2- बन गया होगा। या तो ऑक्सीजन आयन बना है तो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ऑक्सीजन जो एटम है उससे ऑक्सीजन आयन बन गया। तो ऑक्सीजन आयन बनने से वो जो एलिमेंट है वो तो चेंज नहीं हुआ, मतलब उसका एटॉमिक मास डिक्रीज। देखो उसने जो है इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है उस पे, कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, गेन किया है। तो फर्स्ट केस क्या है, इट्स एटॉमिक मास डिक्रीजेस। एटॉमिक मास क्या होता है कि इस एटम का जो मास है वो डिक्रीज हो गया। ए स्टेटमेंट तो आपकी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एटॉमिक मास, एटम का जो मास है वो डिक्रीज थोड़ी हुआ है, वो तो इंक्रीज हुआ है। इलेक्ट्रॉन के कैप्चर करने से, इलेक्ट्रॉन के एब्जॉर्ब करने से, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से इलेक्ट्रॉन का मास भी तो ऐड हो गया उसमें। तो एटॉमिक जो मास है वो इंक्रीज हुआ है, न कि डिक्रीज हुआ है। तो फर्स्ट तो गलत है। इट्स न्यूक्लियन नंबर इंक्रीजेज। बी क्या कह रहा है, न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उनके साथ तो हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करी। मतलब वहां हमने तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया है एक एक्स्ट्रा, एक या दो। लेकिन हमने बी जो है, इट्स न्यूक्लियन नंबर इंक्रीजेज, ये भी गलत है। न्यूक्लियन नंबर के साथ तो हमने कोई भी छेड़खानी नहीं करी। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो सेम ही है। और सी क्या है, एटॉमिक नंबर रिमेन सेम। सही बात है, एटॉमिक नंबर तो सेम रहा। एटॉमिक नंबर का मतलब है कि जो एलिमेंट है वो तो आपका सेम ही रहा। ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही है, एलिमेंट तो सेम ही रहा, तभी आपका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम। इट्स मास नंबर इंक्रीजेज। मास नंबर क्या होता है, ए ही तो होता है। और ए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही होते हैं। जो जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसी को ही तो मास नंबर कहते हैं ना। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर तो सेम रहा, तभी तो आपका न्यूक्लियो नंबर सेम रहा था ना बी में। तो इसका मतलब ए भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मास नंबर भी क्या रहेगा आपका, सेम। ए आपका क्या होता है, मास नंबर होता है। और जेड आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन आयन बने हैं, लेकिन एलिमेंट तो सेम है। एलिमेंट अगर सेम है तो जेड क्या रहेगा, सेम। तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन था, सी जो था, इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, तो ये आपका सही था। तो सी, ओनली सी जो है वो राइट आंसर है इसका। तो फर्स्ट क्या है, ए एंड सी, ये गलत है। बी और डी, ये भी गलत है। ओनली डी, ये भी गलत है। ओनली सी, ये सही है। मतलब फोर्थ इसका आंसर सही है, कि केवल सी वाली जो स्टेटमेंट है वो सही है, कि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। ना न्यूक्लियो नंबर बढ़े, ना एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो, ना मास नंबर इंक्रीज हो।
दोबारा देख लेते हैं इसको, क्या कह रहे हैं कि ए कह रहा था इट्स एटॉमिक मास डिक्रीजेज। एटॉमिक मास जो है एटम का मास है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर गेट हुए हैं, उसने गेन किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मास भी तो ऐड हो जाएगा उसमें। मतलब डिक्रीज तो ना हो एटॉमिक मास, वो तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत है। इट्स न्यूक्लियो नंबर इंक्रीजेज। न्यूक्लियो नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है उसी को हम न्यूक्लियो नंबर कहते हैं, और उसी को ही मास नंबर कहते हैं। और वो तो हमने कुछ भी उसके साथ खिलवाड़ नहीं करी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि न्यूक्लियो नंबर क्या रहेगा, सेम। तो ये न्यूक्लियो नंबर इंक्रीज नहीं होगा, तो ये भी गलत है। इट्स एटॉमिक नंबर रिमेन सेम। एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं। एलिमेंट चेंज होगा तभी तो एटॉमिक नंबर चेंज होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन आयन बना है, आयन बना है, तो वो जो उसकी पोजीशन है वो सेम रहेगी। उसके अंदर जो जड़ है एटॉमिक नंबर वो क्या रहेगा, सेम। तो मतलब सी वाली स्टेटमेंट सही है। इट्स मास नंबर इंक्रीजेज। अभी तो हमने पढ़ा था मास नंबर जो है न्यूक्लियो नंबर के इक्वल होता है, और न्यूक्लियो नंबर क्या है, सेम। तो मास नंबर भी क्या है, सेम। तो मास नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। तो डी स्टेटमेंट भी गलत है। सिर्फ सी वाली जो स्टेटमेंट है वो सही थी, तो इसका जो राइट आंसर था वो फोर्थ इज द राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए रेडार इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव्स। मतलब एक रेडार सिस्टम होता है, जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हम रेडार सिस्टम है हमारे पास, कि अगर पाकिस्तान से कोई एनिमी एयरप्लेन हमारे देश की सीमा के अंदर आना चाहे, तो रेडार सिस्टम से जो हम वेव्स भेजते हैं वो उस एरोप्लेन से टकरा करके हमारे रेडार सिस्टम के पास वापस आती है, और हमें सिग्नल मिल जाता है कि हाँ, कोई एरोप्लेन हमारी देश की सीमा के अंदर एंटर कर चुका है। तो एक रेडार क्या है, रेडार सिस्टम होता है जहां से सिग्नल भेजे जाते हैं और वापस आते हैं, तो कुछ इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। तो ए रेडार इज एबल, मतलब वो एबल है क्या करने के लिए, टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव। रिफ्लेक्टेड वेव रिफ्लेक्ट कहां से होगी, जो एरोप्लेन हमारी देश की सीमा के अंदर आया है उससे रिफ्लेक्ट होकर के जो आएगी वापिस, उसको डिटेक्ट करने में एबल है। ए रेडार इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम एन एनेमीज एयरप्लेन। एरोप्लेन क्या है, कि मान लो ये आपका रेडार सिस्टम है, क्या है, ये आपका रेडार सिस्टम है, रेडार सिस्टम। और ये कोई एरोप्लेन है, मतलब ये आपका रेडार सिस्टम है और ये आपका एरोप्लेन है। यहाँ से सिग्नल भेजे जाते हैं और यहाँ से सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर के वापिस आ जाते हैं, ऐसा कुछ है। तो ये जो रेडार है, ये जो रिफ्लेक्ट हुआ है सिग्नल, इसको डिटेक्ट करने के लिए एबल है, मतलब डिटेक्ट कर सकता है। तो इसने एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम एन एनिमीज एरोप्लेन आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ दिस। मतलब ये जो आपको टाइम इंटरवल गिवन है, टाइम गिवन है t इक्वल टू 0.02 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये वो टाइम है कि यहाँ से वो सिग्नल भेजा और वो सिग्नल इससे टकरा के वापिस भी आ गया, तो इसको पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। मतलब यहाँ से वो सिग्नल गया, जा कर के इससे रिफ्लेक्ट हुआ और वापिस आ गया, कितने टाइम में, टी टाइम में। तो ए रेडार इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम एन एनिमीज एरोप्लेन्स आफ्टर ए टाइम इंटरवल ऑफ दिस। मतलब इसने डिटेक्ट कर लिया उस सिग्नल को, कितने टाइम में, पहले इसने सिग्नल भेजा, फिर जो रिफ्लेक्टेड वेव वापिस आई उसको डिटेक्ट किया, कितने टाइम में, इतना टाइम लगा उसको पूरी प्रोसेसिंग करने में। मतलब ये जो टी टाइम है, ये यहाँ से सिग्नल गया और वापिस आया, ये टाइम लगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेलोसिटी का मतलब किस वेलोसिटी से वेव जा रही है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी वेव से चल रही है, तो इसका मतलब वो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होगी आपकी, जो यहाँ से गई है और वापिस आई है रिफ्लेक्ट होके। द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द रेडार विल बी। मतलब एरोप्लेन की डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी होगी, मतलब ये जो है ना क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी होगी। मतलब रेडार की
एरोप्लेन से कितनी दूर है या एरोप्लेन रेडार से कितनी दूर है। अब देखो हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस कितनी दूर है। तो डिस्टेंस किसके बराबर होती है, वेलोसिटी गुणा में टाइम या फिर स्पीड गुणा में टाइम। मतलब कितनी वेलोसिटी या कितनी स्पीड से चल रहा है और इनटू में टाइम, कितना टाइम लिया। अब देखो यहां से यहां लग जाने में कितना टाइम लगेगा, t/2, और वापिस आने में भी कितना लगेगा, t/2। टोटल टाइम इसने t दिया है तो t/2 जाने में लगेगा, t/2 आने में लगेगा। मतलब वेलोसिटी हम 3 × 10⁸ रखेंगे तो टाइम कितना रखेंगे, t/2। t/2 क्यों रखा, क्योंकि हमें तो रेडार और एरोप्लेन के बीच की दूरी चाहिए। दूरी कब आएगी, जब यहाँ से कोई सिग्नल गया, उसकी स्पीड पता है, उसका टाइम पता लग जाए यहाँ से यहाँ लग जाने में, तो टाइम की और स्पीड की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो 3 × 10⁸ गुणा में टी की वैल्यू कितनी थी, 0.02 × 10⁻³ बाय कितना आ जाएगा, 2। तो ये 3 × 10⁸, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 10⁻², और क्या है साथ में 10⁻³ बाय क्या है 2। ये 2/100 लिखूंगा, 100 को मैंने ऊपर ही लिख दिया 10⁻²। ये 2 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 3 बच गया। तो 10⁸ और 10⁻² और -3 -5 आएगी, 8 प्लस के -5, तो 8 और -5, तो इसका मतलब प्लस के कितने बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे, इतने मीटर आ जाएगी। तो 8 × 10⁻³ मीटर है, तो 3 क्या लिख सकता हूँ, किलोमीटर। ये 10⁻³ को क्या लिख सकता हूँ मैं, किलो। तो 3 किलोमीटर आ जाएगा। मतलब जो डिस्टेंस है एरोप्लेन की कहाँ से, रेडार सिस्टम से, वो कितनी है, 3 किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर होगा। तो कैसे किया, हमें सिर्फ ये उलझाने के लिए दिया हुआ था कि इतना टाइम लगा है, वो आपको ओवरऑल टाइम दे रखा था, उसको आपको हाफ से मल्टीप्लाई करके करना था। अगर आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, वेलोसिटी को अगर किसी ने टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर आएगा 6 किलोमीटर, जो गलत था। इसका राइट आंसर क्या है, 3 किलोमीटर, क्योंकि इसने ओवरऑल टाइम दे रखा था। रिफ्लेक्टेड वेव जो उसने डिटेक्ट करी है फाइनली, वो इतने टाइम में करी है, तो उसका हाफ टाइम लेना था। हाफ टाइम जाने में लगा, हाफ टाइम आने में लगा। तो अगर हमने उसको t लिया तो t/2 जाने में, t/2 आने में, तो हमने वेलोसिटी को t/2 से मल्टीप्लाई किया, न कि t से। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ए बॉल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। मतलब एक बॉल है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, इज मेड टू ओसिलेट इन अ बाउल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। मतलब कैपिटल आर रेडियस का कोई बाउल है, ये चीज, मतलब इसकी जो यहाँ पे उसका सेंटर है और उसकी जो ये डिस्टेंस है, ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर क्या है, रेडियस है बाउल की। और ये जो कैपिटल आर है ये बहुत ज्यादा है स्मॉल आर से, स्मॉल आर से ज्यादा है। और यहाँ पर कोई बॉल है जो क्या कर रही है, ओसिलेट कर रही है इस तरीके से। जैसे एसएचएम नहीं होता आपका, एसएचएम में क्या होता है, यहाँ से आप हिंज कर देते हो और एल उसकी लेंथ होती है, यहाँ पर एक मास लटका हुआ होता है छोटा सा, एल उसकी लेंथ होती है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2π√L/g। और एल जो है वो हमारी जो लेंथ होती है, उसको हम अगर इसको जनरल लिखे तो एल इफेक्टिव लिखते हैं, सेंटर टू सेंटर दूरी। मतलब ये इतना छोटा होता है, तो इसकी सेंटर से अगर हम दूरी देखेंगे तो भी एल ही आएगी, इसलिए ये स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल। क्या होता है, वेरी स्मॉल। इसलिए हम एल इफेक्टिव को कितना ले लेते हैं, एल ले लेते हैं। तो टाइम पीरियड जो होता है वो कितना होता है, 2π√L इफेक्टिव बाय जी। एल इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव लेंथ। एल इफेक्टिव क्या है, यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ। मतलब यहां से उसको आपने क्या कर रखा है, हिंज कर रखा है, और यहाँ लग की दूरी एल है, लेकिन ये इतना वेरी स्मॉल है कि ये इसका सेंटर लग देखोगे तो भी एल ही ले सकते हो आप। तो इसलिए सिंपल पेंडुलम का, किसका, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है
वो 2 पाई अंडर द रूट L/G होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बाउल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है। तो ये इसी में ओसिलेट कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही सीन नहीं है। इसमें क्या सीन है, इसमें ये सीन है कि यहाँ से इसका सेंटर है और इसकी जो एल इफेक्टिव होगी, एल इफेक्टिव कितनी आएगी, यहाँ से सेंटर की दूरी, ये पूरी तो कैपिटल आर है और सेंटर का क्या है, ये दूरी स्मॉल आर है। तो सेंटर से एल इफेक्टिव कितनी बच जाएगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसा सीन है कि ये जो यहाँ पर जो बॉल है उसकी रेडियस है ये आर, और ये जो पूरी रेडियस है ये है कैपिटल आर। हमें तो इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच की दूरी चाहिए। ये जो दूरी होगी आपकी कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाने पे आएगी। तो मतलब एल इफेक्टिव जो इफेक्टिव लेंथ है सेंटर की, सेंटर से दूरी एल इफेक्टिव कितनी है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये एक सिंपल पेंडुलम की तरह ही ओसिलेट कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई अंडर द रूट L इफेक्टिव की जगह कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाय जी। मतलब ये ओसिलेट एज अ सिंपल पेंडुलम, ओसिलेट एज सिंपल पेंडुलम, मतलब ये एक सिंपल पेंडुलम की तरह ही ओसिलेट कर रहा है जैसे सिंपल पेंडुलम कर रहा था। उसमें एल इफेक्टिव एल के इक्वल थी, यहाँ पर जो एल इफेक्टिव है वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। इसका सेंटर जो है, इसका सेंटर से इसके सेंटर की जो दूरी है वो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है आपकी। तो आपने एल इफेक्टिव की जगह आर माइनस स्मॉल आर रख दिया। तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर, 2 पाई अंडर द रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाय जी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो में करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर रियलिटी में अगर ये कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर भी करिए प्लीज। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।